बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। हाइड्रोकार्बन्स यूनिट्स की बात कर रहे थे। मेरे पास अभी टॉपिक आप लोगों के लिए है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। यानी कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर अल्कीन्स रिएक्शन करें तो किस टाइप के रिएक्शंस करेंगे। अगर आप लोगों को याद पड़ता हो, मैंने जनरल मैकेनिज़्म के अंदर आप लोगों के साथ ये कॉन्सेप्ट शेयर किया है। अब आप लोग इस वक्त देख रहे हो कि पाई बॉन्ड मौजूद है, सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, तो जहाँ पे भी पाई बॉन्ड होता है वहाँ पे एडिशन रिएक्शन होंगे। तो इस पाई बॉन्ड की वजह से अल्कीन्स शो करेंगे एडिशन रिएक्शंस। क्या सिर्फ एडिशन रिएक्शन शो करेंगे? नहीं, और भी टाइप के रिएक्शंस होंगे। कौन कौन से होंगे ये सारे डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाई बॉन्ड की वजह से एडिशन रिएक्शन तो होगा, लेकिन किस टाइप का एडिशन रिएक्शन है? एक बेचारा लुटा पुटा हुआ इलेक्ट्रोफाइल आएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे इस इलेक्ट्रोफाइल को देने के लिए। यार ये इलेक्ट्रोफाइल जाके ऐड होगा तो एडिशन तो होगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड की वजह से ये जो अल्कीन्स हैं, ये अल्कीन्स एक्ट करती हैं। किसके तौर पे एक्ट करती हैं? ऑफ कोर्स ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करती हैं। तो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है बेटा? ओके, तो ये आप लोगों के सामने एक छोटा सा पॉइंट रख दिया, मैंने आइडिया रख दिया कि अल्कीन्स के अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो ये में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। अब अल्कीन्स के तीन टाइप्स के मेजर रिएक्शंस है आप लोगों के सामने। देखें, एडिशन है, ऑक्सीडेशन है और पॉलीमराइजेशन है। मैं इनको भी कैटेगराइज करूं तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यार एडिशन रिएक्शंस के अंदर हमारे पास एक तो एडिशन पढ़ी जाती है हाइड्रोजन की, जिसको हम लोग रिडक्शन भी कहते हैं, हाइड्रोजन की एडिशन। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम लोग हैलोजन्स की एडिशन पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर हम लोग हैलोजन एसिड की एडिशन पढ़ेंगे, यानी कि HX हैलोजन एसिड की एडिशन होगी। उसके बाद हम लोग चौथे नंबर पर जो है वो आ जाएंगे हैलोजन के ऑक्सी एसिड की एडिशन, HOX की एडिशन। और उसके बाद ऑफ कोर्स पाँचवें नंबर पे हम लोग वाटर HOH की एडिशन पढ़ेंगे, जिसको हम लोग जो है वो हाइड्रेशन का नाम भी देते हैं। तो आप लोगों के सामने इस वक्त हाइड्रोजन की, हैलोजन एसिड की, हैलोजन के ऑक्सी एसिड की और वाटर की, ये 5 टाइप की एडिशंस हैं जो हम लोग अल्कीन के रिएक्शंस के अंदर डेफिनेटली जो है वो पढ़ेंगे। अगली बात यहाँ पे अब आप लोगों को क्या पता चलनी है कि यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजनेशन पढ़ोगे तो हाइड्रोजनेशन के लिए डेफिनेटली वो कैटालिस्ट वगैरह यूज़ किया जाएगा। इसकी सारी डिटेल मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इस तरह आप लोगों को यहाँ पे निकल कैटालिस्ट जो है वो मिलेगा, या आप लोगों को रेनी निकल कैटालिस्ट मिलेगा जो कि एलुमिनियम और निकल का अलॉय होता है, या फिर आप लोग प्लाटिनम या प्लाटिनम जो है वो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये बात अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो हैलोजेंस की एडिशन के अंदर हम लोग ऑफ कोर्स कार्बन टेट्राक्लोराइड को एज ए जो है वो सॉल्वेंट जो है वो यूज़ करते हैं। और जब हम बात करेंगे हैलोजन के ऑक्सी एसिड की, तो ऑक्सी एसिड्स की एडिशन के अंदर भी हम लोग जो है वो ये एक्वस मीडियम यूज़ करते हैं अगर, तो हमें मिलती है मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक एडिशन। और अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ करेंगे तो हमें एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट मिलेगी। ये सारी बातें भी आपके साथ डिस्कस करनी है। इस तरह हैलोजन के ऑक्सी एसिड्स में हेलोहाइड्रेट्स बनेगी और वाटर की एडिशन, जिसको एक्चुअली हम लोग H2SO4 की एडिशन भी बाज़ दफ़ा कहते हैं। ये सारे मैं रिएक्शंस अभी आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। ऑक्सीडेशन के भी जनाब 4 टाइप के रिएक्शंस हैं। कौन कौन से 4 टाइप के रिएक्शंस हैं? एक तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है जिसमें हम लोग एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई लेंगे, जिसको हम लोग कंबस्शन भी कहते हैं। तो कंबस्शन भी होगी, ठीक होगा जी। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो हम लोग ओजोन का रिएक्शन देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो हम लोग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, वो सिल्वर ऑक्साइड कैटालिस्ट वाली वो भी होगी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। और उसके बाद चौथे नंबर पर हम लोग देखेंगे तो वो KMnO4 अल्कलाइन KMnO4 का रिएक्शन, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हो, जो बायस टेस्ट भी कहलाता है। ये 2 फॉर्म में रिएक्शंस होंगे, हॉट फॉर्म में भी होंगे और कोल्ड फॉर्म में भी होंगे। दोनों के डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे, हीट के साथ प्रोडक्ट्स चेंज हो जाती हैं। और उसके बाद एंड पे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो ये मैंने आपके सामने स्केचिंग कर दी अल्कीन्स के रिएक्शंस की, जो पॉसिबल अल्कीन्स शो करती हैं। अब क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके इन रिएक्शंस को डील करते चले जाते हैं, आप लोगों को आइडिया होता चला जाएगा। देखिएगा बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट ए मॉडरेट प्रेशर ऑफ 1 to 5 atm, ये एक इम्पॉर्टेंट
पॉइंट है कि कितना प्रेशर रखा जाता है, 1 to 5 ATM तक का प्रेशर रखा जाता है। और ये हमें सैचुरेटेड कंपाउंड्स देता है। ये हाइड्रोजनेशन भी कहलाएगी, हम इसको रिडक्शन भी बोल सकते हैं, रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन। इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज़ अबाउट 120 किलो जॉल पर मोल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और हीट प्रोड्यूस करता है 120 किलो जॉल पर मोल। यानी कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स चेक करने हो तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से भी चेक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं तो 120 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो अप्रॉक्सीमेटली 240 किलो जॉल के करीब एनर्जी मिलेगी। इसी तरह अगर आप लोगों के पास 3 पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं तो ये हमारे पास तकरीबन जो है वो 360 किलो जॉल पर मोल के करीब जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ये जैसे जैसे पाई बॉन्ड्स बढ़ते चले जाते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी बढ़ती चली जाती है। अगर आपको याद हो आपने बेंजीन के अंदर उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के अंदर स्टेबिलिटी के अंदर ये बात पढ़ी थी कि बेंजीन की स्टेबिलिटी को चेक करना हो तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के थ्रू चेक किया जाएगा। तो मैं आपको बताता चला जाऊँ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज़ ए पैरामीटर टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कैसे स्टेबिलिटी ऑफ द अनसैचुरेटेड कंपाउंड को चेक करता है ये मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रेनी निकल कैटलिस्ट प्लैटिनम और सिंपल निकल में क्या डिफरेंस है। अब आपने याद रख लेना, अगर आप सिंपल निकल एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो आपके पास टेम्परेचर होगा अराउंड अबाउट 250 डिग्री सेल्सियस। अगर आप रेनी निकल यूज़ करते हैं यानी कि निकल और एलुमिनियम का आप अलॉय यूज़ करते हैं तो निकल और एलुमिनियम के अलॉय यूज़ करने पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा जैसा कि आपको दिख रहा है। और अगर आप प्लैटिनम या प्लैटिनम यूज़ करते हैं तो फिर आपके पास टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होगा अराउंड अबाउट 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये आप लोगों के पास डिफरेंट कैटलिस्ट के साथ डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस हैं जो कि आप लोगों ने याद रख लेनी। एक तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद इस रिएक्शन का स्पेसिफिक नेम भी होता है, इसको सेबेशियर-सेंड्रन रिएक्शन भी कहते हैं। सेबेशियर-सेंड्रन रिएक्शन जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को किस में कन्वर्ट करता है, सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर। इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में भी कन्वर्ट करने के लिए यही रिएक्शन यूज़ किया जाता है। आप लोगों की चैप्टर नंबर 14 मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर जी ये रिएक्शन लिखा हुआ, हार्डनिंग ऑफ ऑयल, जिसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये आप लोगों को डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स डिफरेंट कैटलिस्ट के साथ और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के ऊपर अभी मैंने दोबारा से बात जिक्र छेड़ना है। और रिएक्शन के अंदर बात होगी कि अनसैचुरेशन को सैचुरेशन में कन्वर्ट करने वाला पैरामीटर है, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने वाला पैरामीटर है। रेनी निकल की बात करें तो निकल इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग निकल एल्यूमिनियम अलॉय, आप लोग पढ़ सकते हैं। सोडा, इसके अंदर कास्टिक सोडा भी यूज़ किया जाता है, रेनी निकल कहलाता है। इफेक्टिव होता है ऑर्डिनरी निकल से क्योंकि इसकी पोरस सरफेस होती है जो उसको लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है और इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को एनहांस कर देती है। रिएक्शन आपके सामने मौजूद है, ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, ये बना हुआ है निकल सोडियम एल्यूमिनेट और या साथ में जो निकल हमें ऑब्टेन होगा ये होगा रेनी निकल। ठीक है, अब ये जो निकल होगी ना ये पोरस सरफेस की होगी, यानी कि जब निकल और एल्यूमिनियम का अलॉय यूज़ किया जाता है ना तो उसमें से एल्यूमिनियम मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसके अंदर फिर ये पैचेस बन जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं। इन पोर्स और पैचेस की वजह से क्या होता है, इन पोर्स और पैचेस की वजह से जनाब इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी या सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। एग्जाम्पल के ऊपर आ जाएँ तो एग्जाम्पल आप लोगों के सामने इस वक्त मौजूद है कि ये हमारे पास 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन है, निकल 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ ये हमारे पास इस वक्त 2 मिथाइल ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगी। कितनी मज़ेदार बात है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप पोजीशन नंबर 3 पे था क्योंकि हम लोगों ने डबल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू करी थी, लेकिन यहाँ पे अब मिथाइल ग्रुप पोजीशन नंबर 2 पे आ जाएगा। जिसका मतलब क्या हुआ, बच्चे बाज़ दफ़ा जल्दबाजी में ये करते हैं कि ये डबल बॉन्ड पे ये ऐड कर देते हैं और इसका नाम भी वही लिख देते हैं। क्या यहाँ पे था 3 मिथाइल ब्यूटेन, 3 मिथाइल ब्यूटेन कह देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी वो जाके 3 मिथाइल यहाँ पे 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन था ना, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ठीक है। यहाँ पर भी वो ये कह देते हैं कि 3 मिथाइल ब्यूटेन, बिल्कुल गलत हो जाता है। ये टेक्निकल पॉइंट है जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों के पास अब ये होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, समझ आइए बात की, 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा। तो नंबरिंग का ऑर्डर चेंज हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे डबल बॉन्ड एज ए फंक्शनल ग्रुप था, उसको हम प्रेफर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ से ब्रांच जो नियरर है उसी से ही बातचीत के सिलसिले को शुरू किया जाएगा।
ओके डियर स्टूडेंट्स, अब पॉइंट यहाँ पर ये है कुछ आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर करना है कि ये तो सारी की सारी बातें थी हीट ऑफ हाइड्रोजन, ये आपके टेक्स्ट बुक का सारा डाटा मैंने उठा लिया। अब मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और स्टेबिलिटी को थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अभी 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन को आइसोपेंटेन या फिर 2 मिथाइल ब्यूटेन के अंदर कन्वर्ट किया। इसी तरह बेंजीन हो तो वो निकल कैटलिस्ट के साथ साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाती है। या अब यहाँ पे आप लोगों को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। अगर आपके पास इथीन हो, एक पाई बॉन्ड और आप हाइड्रोजन ऐड करें और निकल कैटालिस्ट के साथ ऐड करें तो आपको मिलेगा यहाँ पे इथेन, और साथ में जो हीट प्रोड्यूस होगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो होगी 120 किलो जाउल पर मोल। ये जो 120 किलो जूल पर मोल है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपको मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड ले आता हूँ तो ज़रा देखिएगा, H2C डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ये इस वक्त आप लोगों को 1,3-ब्यूटाडाइन मिल रही है। उसी तरह निकल कैटालिस्ट के साथ हाइड्रोजन को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करेगा। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड होंगे, तो ऑफ कोर्स पाई बॉन्ड्स के मुताबिक उतने मोल ऐड होते चले जाएंगे। एक पाई बॉन्ड हो तो 2 मोल ऑफ एटम्स या 1 मोल मॉलिक्यूल का ऐड होगा। 2 मोल ऑफ एटम या 1 मोल मॉलिक्यूल का ऐड होगा। तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी होगी जनाब? इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए भी देखें उसी तरह कि 120 माइनस वाला मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा और ये बन जाता है -240 किलो जाउल पर मोल, अप्रॉक्सीमेटली डबल। लेकिन जब मैंने एक्चुअली देखा तो 240 से थोड़ा सा एनर्जी कम रिलीज़ हुई। लाइक मैं कहता हूँ कि 2 जो है वो 30 किलो जॉल पर मोल फॉर एग्जांपल एनर्जी रिलीज़ हुई। तकरीबन 10 का फ़र्क पड़ गया। ये 10 का फ़र्क क्यों पड़ा? क्योंकि जब भी डाईन्स आती है और उनमें कॉन्जुगेशन आ जाती है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेटेड डाईन्स क्या होती हैं? ऑल्टरनेटिव डबल सिंगल डबल। तो डबल सिंगल और डबल ऑल्टरनेटिव बॉन्ड्स के साथ कहलाती हैं कॉन्जुगेटेड डाईन्स। कॉन्जुगेटेड डाईन्स के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी का फैक्टर आ जाता है, यानी कि जितनी एनर्जी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उतनी नहीं बल्कि उससे कम। आप कहेंगे सर हमारी बुक की कोई एग्जांपल है? मैं कहूँगा बिल्कुल है, मैं वहीं से बात उठा लेता हूँ। अगर आपको याद हो साइक्लोहेक्सीन की जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थी वो 120 किलो जॉल थी। एक हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू थी और एक हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी। इसकी एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड सेम थी। फिर हम लोग डाईन ले आए थे, इसमें एक्सपेक्टेड थी 240 मल्टीप्लाई करके 2 से, लेकिन रिलीज़ हुई 231। तो एक्सपेक्टेड से थोड़ी सी कम एनर्जी हमें ऑब्जर्व देने को मिली, क्योंकि आपको पता है कि ये जो डबल सिंगल और डबल ऑल्टरनेटिव डाईन्स हैं इनके अंदर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है। लेकिन जैसे ही ट्राईन आई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बेस पर, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर आपको टेक्स्ट बुक की वैल्यू दी तो -358.5 एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जस्ट -208 किलो जॉल पर मोल एनर्जी मिली। तो इन दोनों के दरमियान हम लोगों ने गैप पड़ा था 150.5 किलो जॉल पर मोल का, जिसको हम लोगों ने बोला था रेजोनेंस एनर्जी। बेंजीन ने इतनी एनर्जी कम रिलीज़ की थी। हमने कहा था बेंजीन का स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। जो भी स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है वो हमेशा कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसके अंदर आसानी से हाइड्रोजन ऐड नहीं होता, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर के अंदर स्टेबिलिटी होती है। क्योंकि उसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है। ये बात आपके माइंड में अच्छे तरीके से रह जानी चाहिए। मैं आप लोगों को बताता चला जाऊँ, यहाँ पे मुझे कह देना चाहिए बेंजीन मॉलिक्यूल अगर स्टेबल है तो उसकी लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमें इस चीज़ की इंडिकेशन दे रही है कि उसने हाइड्रोजन को इतनी आसानी से ऐड नहीं किया, उसका स्ट्रक्चर स्टेबल है, वो हाइड्रोजन के लिए जल्दी फैसिलिटेशन शो नहीं कर रहा। तो मैं कहने लगा हूँ अब आप लोगों को कि क्या कि स्टेबिलिटी जब स्ट्रक्चर में बढ़ जाती है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाती है। स्ट्रक्चर में जब स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ट्राईन वाली स्टेबल थी, जिसकी वजह से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम थी। जितनी कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक
अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा उसका स्ट्रक्चर उतना ही ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाएगा। ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बड़े इंपॉर्टेंट एक टॉपिक की तरफ इंडिकेट कर दिया, कुछ आइडिया दे दिया, रिडक्शन वगैरह ये कैसे होती हैं और ये निकल कैटलिस्ट वगैरह भी कैसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद अब मैं दूसरी एडिशन की तरफ चलता हूँ जो कि हैलोजेंस की एडिशन है। Br2 एडिशन टू बी यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर एन ई, जिसको टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन भी चेक किया जाता है। टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, तो ये अनसेचुरेशन का टेस्ट होता है। आपके सामने देखिए एक अल्कीन है, ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में ऐड हो रही है और 1,2 डाइब्रोमीथेन बन रहे हैं। हम लोग पढ़ते हैं आगे जाके कि इसके अंदर ट्रांस प्रोडक्ट बनती है, ये एंटी एडिशन होती है। ट्रांस प्रोडक्ट का मतलब होता है एंटी एडिशन, यानी कि ऑपोजिट साइड से एडिशन। क्यों होती है इसके भी रीज़न आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने देखें कि यहाँ पे ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर होगा, ब्राउन कलर जो ब्रोमीन वाटर का होता है या लिक्विड ब्रोमीन का होता है वो कलरलेस हो जाएगा, यानी कि कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ब्राउन कलर कन्वर्ट हो जाता है कलरलेस मटेरियल के अंदर। तो ये हमारे पास एक इंडिकेशन होती है कि पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। अगर अल्केन्स हो या कोई पाई बॉन्ड मौजूद ना हो तो फिर ये ब्राउन कलर डिस्चार्ज नहीं होता। मैकेनिज्म क्या है बड़ा, रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। नंबर 1 स्टेप में आप लोगों को कहना चाहिए कि ब्रोमीन के मॉलिक्यूल को पोलराइज करता है अल्कीन। ब्रोमीन के मॉलिक्यूल के अंदर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा डिस्टॉर्शन करवाते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि मनचले से होते हैं। तो ये आप लोगों के सामने देखें, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही बढ़ेंगे ब्रोमीन मॉलिक्यूल की तरफ, ब्रोमीन का लार्ज साइज का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है जिसकी बेस पर वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के अंदर रिपल्शन होगी, तो एक ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो मैं पता है जब हमने हेलोजिनेशन अल्केन्स की थी तो वो होमोलिटिक फिशन थी। यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि अब होनी है हेट्रोलिटिक फिशन। ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक पार्टी ले जाएगी, यानी कि यहाँ पे एक ब्रोमोनियम आयन बनेगा और एक ब्रोमाइड आयन बनेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो इसका मतलब है स्टेप 1 में मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा है या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रही है। तो स्टेप 1 में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे हेट्रोलिटिक फिशन होगी, हेट्रोलिटिक फिशन, हेट्रोलिटिक फिशन हो रही है यहाँ पे। एक और चीज़ हो गई, उसके अलावा हैलोजेंस का रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आप लोगों ने याद रख लेना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है हैलोजेंस का, जिसमें फ्लोरीन का जो F पॉजिटिव आयन बनता है ना वो शदीद वाला अनस्टेबल होता है, क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का आ जाना तबाही की अलामत है। और ये तबाही से बचने का तरीका यही है, इसको फटाफट इलेक्ट्रॉन दिए जाएँ तो ये फट से 5 इलेक्ट्रॉन्स उठ के ब्रोमीन के पास तो आ रहे हैं, लेकिन फ्लोरीन के पास इससे भी जल्दी आएंगे क्योंकि फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी शिद्दत के साथ अट्रैक्ट करेगा और बड़ा फास्ट रिएक्शन देखने को मिलेगा फ्लोरोनियम आयन की वजह से। ठीक है, तो ये ब्रोमोनियम आयन बना और एक ब्रोमाइड आयन। 2 नाम है, याद रख लीजिएगा। पॉजिटिव वाले को ब्रोमोनियम कहते हैं, नेगेटिव वाले को ब्रोमाइड कहते हैं। तो पहले स्टेप में कौन अटैक करेगा? ब्रोमोनियम आयन। दूसरे स्टेप में देखें तो ब्रोमाइड आयन अटैक होगा, यानी कि दूसरा स्टेप होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, और पहले वाला स्टेप जो था वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक था। अब आप लोगों को थोड़ी सी मज़ेदार बात बताता हूँ। असल में होता क्या है कि ये ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं दोनों कार्बन की, और एक कार्बन इनमें से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बल्कि गायब करता हूं पहले, कलर 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 वाइट। ज़रा तवज्जो के साथ देखिएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए जो है गायब हो जाना। ओके, अब ज़रा देखिएगा कि ये बॉन्ड मैंने तोड़ दिया। अब ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोगों ने समझना है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, ये जब ब्रोमीन को मिलेगा तो ब्रोमीन के साथ तो बॉन्ड बन जाएगा। ये देखो, ये बॉन्ड बन गया, इधर से उठे इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे बॉन्ड बन गया। ये पॉजिटिव चार्ज अभी यहाँ पे एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, क्योंकि ब्रोमीन की तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पूरी हो चुकी है।
ये यहाँ पे बनोगे। असल में ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ब्रोमीन को मिल जाते हैं, तो कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए फिर ब्रोमीन के जो लोन पेयर्स पड़े हुए हैं वो हरकत में आते हैं और वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज कार्बन का ख़त्म हो जाता है और वो पॉजिटिव चार्ज अपीयर किस पे हो जाता है, ब्रोमीन पर अपीयर हो जाता है। तो इस तरह से ये ब्रोमोनियम आयन का एक साइक्लिक सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको साइक्लिक अडक्ट कहते हैं। अब ब्रोमाइड आयन ने दूसरे स्टेप में अटैक करना है, वो इधर ब्रोमीन वाली साइड से अटैक करने की कोशिश करता है। ब्रोमीन कहता है हाँ कोई जगह नहीं है यहाँ से, पिछली तरफ से जाके अटैक करो। तो वो फ्रंट से तो अटैक कर नहीं पाता क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ब्रोमीन ने अपनी जारादारी, ब्रोमोनियम आयन ने अपनी जारादारी बनाई हुई है। तो इसीलिए ब्रोमाइड आयन बैक साइड से पतली गली का रास्ता रहता है और इस कार्बन पे आके अटैक करता है। उसके बाद देखो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ब्रोमीन को मिल जाएंगे, ब्रोमीन की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी और इधर से कार्बन को पीछे से आने वाला ब्रोमाइड दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो अपोजिट साइड से एडिशन की वजह से ये एंटी एडिशन कहलाती है। क्या कहलाती है? एंटी एडिशन कहलाती है। तो ये ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन गया जो कि एक एंटी एडिशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है आप लोगों के सामने। तो इस तरह से मैंने आप लोगों के सामने ये हैलोजिनेशन रिएक्शन एक्सप्लेन किया। एक और मैकेनिज्म उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। 2 स्टेप्स में ये मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीट हो रहा था। अब आपको मज़ेदार बात बताता हूँ कि अल्केन और अल्कीन में अगर मैं ब्रोमीन वाटर ऐड करता हूँ तो ब्रोमीन वाटर का कलर है ब्राउन। कोई आपसे सवाल पूछे कि व्हाट विल बी द कलर इन अल्केन, व्हाट विल बी द कलर इन अल्कीन, तो अल्केन में तो रिएक्शन होना नहीं है, तो अल्केन में उसी तरह ब्राउन कलर ही शो करेगा ब्रोमीन वाटर। लेकिन अल्कीन में रिएक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे कलरलेस हो जाएगा। तो रिएक्ट करने के बाद ब्रोमीन का कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से ये जो कलर डिस्चार्ज है ये में इंडिकेट करता है, विजिबल चेंज दे करके बताता है कि अनसेचुरेशन एग्जिस्ट करती है अल्कीन्स के अंदर भी और अल्काइंस के अंदर भी अनसेचुरेशन को ब्रोमीन वाटर के थ्रू चेकआउट किया जा सकता है। बचा पार्टे ये था हमारे पास हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। अब अगले वीडियो मुझे हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स और बाकी एडिशन रिएक्शंस पर बनानी चाहिए ताकि शॉर्ट वीडियोस के अंदर आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकें। तो वॉच kindly next video on the hydration of alkenes and remaining addition reactions. Bye.